नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बायोलॉजी की क्लास की, बात करेंगे जीव विज्ञान की बात करेंगे। और जो आज का जो चैप्टर रहेगा यूनिट फर्स्ट का पादप वर्गीकरण का चैप्टर रहेगा, इससे संबंधित क्लास करेंगे। डेली हमारी 11:30 एवं 2-12 PM तक क्लास होती है। NCERT बेस पर हमारे क्वेश्चन होते हैं जो 11th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के प्रश्न होते हैं। तो आप सभी लोग एमपी वर्ग 1 चयन परीक्षा में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। इसके पहले भी हम क्लासेज कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद हम आइए प्रश्नों की बात करेंगे। क्वेश्चन टू आंसर की बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का जो है पितामह कहा जाता है। क्या वह एंगलर है, अरस्तु है, लिनियस है, या हम बात करेंगे थियोफ्रेस्टस की बात करेंगे। तो इनमें से वर्गीय के जो पितामह कहला जाते हैं वह सभी लोग जानते हैं, लिनियस कहला जाते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, हिचिंसन या एंगलर। देखिए, जब भी द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक की बात की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं किसका नाम आता है, और वह दोस्तों हैं लिनियस। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था, भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश। सभी बताइए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ब्रिटिश इज द राइट आंसर। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था, एक ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक थे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम चयन परीक्षा को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, 100 में से 80+ का स्कोर प्राप्त करना। सभी का वेलकम, अभिनंदन। अगला प्रश्न है पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में, फेनोरोगैम्स में, ब्रायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, आप सभी लोग जानते हैं। तो पुष्पी पादपों को जो है आपको फेनोरोगेम्स में रखा गया है। किसको रखा है, पुष्पी पादपों को अगर पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए फेनोरोगेम्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अपुष्पी पादपों को किस में रखा है। पुष्पी में तो आपको फेनोरोगेम्स हो गया, लेकिन अगर अपुष्पी पादपों को पूछा जा रहा है तो क्या होगा। तो देखिए, पुष्पी में फेनोरोगेम्स होता है, तो अपुष्पी में क्रिप्टोगेम्स होता है। अपुष्पी में कौन सा हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स में के पादपों को रखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारी इकाई कौन सी कहलाती है, जीनस, फैमिली, स्पीसीज या ऑर्डर की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वर्गीकरण की आधारी इकाई और यूनिट पूछा जा रहा है। तो वर्गीकरण की आधारी जो हो जाती वह स्पीसीज की बात करते हैं। क्या हो जाता है, स्पीसीज हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग या जड़ विहीन पौधे की बात करते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स किस में होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि वह क्या कहलाते हैं, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, एक जलीय पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या गण तथा कुल को बताते हैं। द्विनाम पद्धति की जब भी बात की जाती है एक ही नाम आता है, हम बता चुके, लिनियस इसके प्रतिपादक हैं। और द्विनाम पद्धति से अभिप्राय पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना है जो उनके बताते हैं। तो जो उनके क्या बताते हैं, वंश और जाति बताते हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं। बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं लगता है। आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे क्या कहलाते हैं,
सभी लोग बताइए। अनावृतबीजी, जिसपे पुष्प ही नहीं लगते, बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, वह कहलाते हैं अनावृतबीजी। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की है, सभी लोग बताइए। तो जीवाणु की खोज करने वाले आपके कौन हैं? ल्यूवेनहुक। कौन है दोस्तों? जीवाणु को खोज करने वाले आपके लीवेनहुक है, नोट कर लीजिएगा। जीवाणु को खोज किसने किया? लीवेनहुक ने किया था। अगला प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं, या कह सकते हैं कि सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जीवाणु से संबंधित जो कथन हमारा सही दिया गया है, जो तथ्य हमारा सही कह रहा है, वह तथ्य हमारा कौन सा सही हो जाता है? वह हो जाता है कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ जो आपके स्वपोषी भी होते हैं, लेकिन अधिकांश पूछा जाए तो जीवाणु विविध पोषी होते हैं। अगला है, जीवाणुओं को पौधों में माना गया है क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनको पौधों माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, या ये सभी जगह जो है पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जीवाणुओं को पौधों इसलिए माना गया है क्योंकि दोस्तों इनमें क्या होता है? कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया है कि जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। देखिए, जो जीवाणुविक कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, जीव द्रव्य कला होता है, राइबोसोम होता है, लेकिन सूत्र कणिका नहीं होती। जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्र कणिका नहीं होती, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जो जीवाणु होते हैं उनकी जो साधारण आकृति होती है वह छल रूपी होती है, गोल होता है, सर्पिल होता है, या कौम रूपी होता है? सभी लोग बताइए। जीवाणु की साधारण जो आकृति मानी गई है वह कौन सी मानी गई? सभी लोग बताइए। तो वह दोस्तों छल रूपी मानी गई। जी हाँ, बेसिलिक की बात करते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु, स्पाइरिला। सभी बताइएगा। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उनको गोलाणु बोला जाता है, कोक्सी। अगला जो प्रश्न है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। जो कोई गोल जीवाणु होगा वह क्या कहला जाएगा? तो गोल जीवाणु यहाँ पे क्या कहलाएगा? सभी लोग बताइएगा। गोल जीवाणु को बोला जाता है कोकस। क्या बोला जाता है? कोकस। देखिए, सबसे छोटा जीवाणु जो होता है वह गोलाणु, जिसे हम कोक्सी कहते हैं। उसी प्रकार एक गोल जीवाणु को क्या बोला जाता है? कोकस बोला जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? कोई जीवाणु अगर सर्पिल है तो उसको क्या बोला जाएगा? डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, या स्पाइरलम बोला जाता है। अगर वह सर्पिल जीवाणु है, सर्पिल जीवाणु को क्या बोला जाता है? सभी लोग बताइए। स्पाइरलम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए, वास्तविक केंद्रक जो होता है आपके जीवाणु में जो अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक जो है जीवाणु में आपके अनुपस्थित होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं? सभी लोग बताइए। वह है दोस्तों जीवाणु। जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है।
बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषी का आशय है वह क्या कहला जाता है? तो वह वर्णकीलवक कहला जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी का आशय होता है वर्णकीलवक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि पाश्चर पद्धति क्या होगी। पाश्चर प्रसिद्धि क्या है? पाश्चर, आपने लुई पाश्चर का नाम सुना होगा। वही पाश्चर जो प्रसिद्धि है ये क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, या शराब के किण्वन के लिए होती है। देखिए, पाश्चर जो प्रसिद्धि दोस्तों कहला जाती है, यह रोगों के जर्म थ्योरी के लिए कहला जाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला ऑप्शन, इनमें से सबसे छोटी जीव कौन सा होता है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या यीस्ट होता है? आप सभी लोग जानते हैं, सबसे छोटा जीव पूछा जा रहा है। जी हाँ, सभी लोग बताइएगा। सबसे छोटा जीव इनमें से माइकोप्लाज्मा हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, या नाइट्रिकारी जीवाणु की बात करते हैं। तो जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं वह क्या कहला जाते हैं? वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहला जाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि जो मूल ग्रंथियां होती हैं, रूट नोडल्स होते हैं, वो किस में पाई जाती हैं? कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं, केवल कुछ लेगुमिनस पादपों में पाई जाती हैं, सभी लेगुमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, या सभी पौधों में पाई जाती है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी कायम रखिएगा, सिलेक्शन बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता पूरा साफ है। तो मूल ग्रंथियाँ, रूट नोडल्स जो पाई जाती हैं वह आपकी किस में पाई जाती हैं? आप सभी लोग बताइएगा। तो कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में जो है मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? देखिए, अचार में नमक की मात्रा अगर अधिक कर दी जाती है तो उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। इसका रीज़न क्या होता है? बहुत ही आसान, क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचन हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। क्या हो जाता है? अचार में नमक डालने, ज़्यादा नमक होने पर ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है और इस तरह से यह जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? कॉर्नी बैक्टीरिया, एसररीशिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी, या बैसिलस एंथ्रेसिस की बात करते हैं। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइए, और वह कहलाता है एसररीशिया कोलाई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तपेदिक अर्थात टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है? सभी लोग बताइए। भोजन की विषाक्तता जो होती है वे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम द्वारा उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, या आवृत्त बीजों से प्राप्त होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः प्राप्त होते हैं वे किससे प्राप्त होते हैं? सभी कमेंट कीजिए, और वह दोस्तों जीवाणुओं से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे?
कोई भी जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। तो 1 घंटे में जीवाणु 20 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना कहला जाएगा। चार चौक 16 चौको 64। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है सहायक होती है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो फसल सहायक होती है वह कहलाती फली की फसल। किसकी फसल हो जाएगी? फली इज द राइट आंसर। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लेग्हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लेग्हीमोग्लोबिन का जो कार्य हो जाता है वह आपका कौन सा हो जाता है? और वह होता ऑक्सीजन का अवशोषण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा रोग जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है वह कहलाता है तपेदिक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा कहलाता है? मृदा की धान पैदावार बढ़ाने वाली राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या एनाबिना की बात करते हैं। तो मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु पूछा जा रहा है और वह कहलाता है एनाबिना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जो प्रशीतन होता है वह खाद्य परीक्षण में मदद करता है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके मदद करता है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है ऑलरेडी, कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न और वह कहलाता है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ दोस्तों, दही जमाने में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या लिमेटोड की बात करते। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? सभी लोग बताइए। तो वह होते बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है, जो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। दूध और दही के प्रक्रिया के जमने का जो कारण कहलाता है उसी को ही लैक्टोबैसिलस कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कहलाता है? सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कौन सा कहलाता है? और वह कहलाता है राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु कहलाया जाता है। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की? स्टॉकमैन, इवानोव्स्की, स्टेनले या स्मिथ की बात करते। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की? वह कहलाएगा इवानोव्स्की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप इस क्लास में आपने अच्छे तरीके से 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। कल की क्लास भी करेंगे और इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। फिर अगला जो क्लास रहेगा सेकंड यूनिट से क्लास करेंगे, चैप्टर से करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, A to Z वही प्रश्न करेंगे जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो, चयन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। और डेली हमारी जो क्लासेज होती हैं 11:32 AM टू 12 PM हमारी जो है डेली लाइव क्लास होती है, तो आप लोग अटेंड कीजिए। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।